Welcome parents and students. Myself Ayush Goyal, Head of the Department Maths, Reliable Institute कोटा। आप सबका मैं स्वागत करता हूं इस ओरिएंटेशन वीडियो में। मेरे साथ CSS सर हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट फिजिक्स, और CDS सर बैठे हुए हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट केमिस्ट्री। और ये ओरिएंटेशन सेशन का जो हमारा एम है वो ये है कि आप में से काफ़ी बच्चे जो 10th से 11th मूव कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, इस वक्त हो सकता है कि कुछ डिसीजंस लेने में संकोच कर रहे हो। डिसीजंस इस रूप में हो सकते हैं कि आईआईटी की तैयारी करनी चाहिए या मेडिकल की या कॉमर्स की। आईआईटी की तैयारी करनी है तो आईआईटी का एग्ज़ाम की क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं, तैयारी कैसे की जाती है, कौन सा इंस्टीट्यूट चुना जाए, और ये जो कोविड की सिचुएशन चल रही है, इस सिचुएशन में हमारा फैसला कैसे हो कि हम अभी बच्चे को कोटा भेजने का फैसला करें या हम ऑनलाइन में कैसे जाएंगे, कब से कोचिंग स्टार्ट होंगी। तो यही सारी चर्चा करने के लिए हम एकत्रित हुए हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि आईआईटी जेई, जैसे रिलायबल इंस्टीट्यूट आईआईटी जेई की जो तैयारी कराते हैं हम, तो आईआईटी जेई का एग्ज़ाम कैसे भिन्न होता है बोर्ड एग्जाम्स और जो स्कूल की एजुकेशन अभी तक हम लेते हुए आ रहे हैं। 11th क्लास से पढ़ाई एकदम, मैं ये बोलूँगा कि एक काफ़ी नए पायदान पर चली जाती है, और जो पढ़ने का तरीका होता है, पढ़ाने का तरीका होता है, आईआईटी जेई की एग्ज़ाम की जो एक्सपेक्टेशन होती है वो फिनोमिनली अलग होती है। जब हम स्कूल्स में होते हैं तो हमारे मार्क्स 100%, 95% ईजिली आते हैं। आजकल 90% एक आम बात सी लगने लग गई है सभी लोगों को। लेकिन यहाँ पर ऑल इंडिया AIR 1 जिसकी आती है, फर्स्ट रैंक जिसकी आईआईटी के एग्जाम में आती है, लगभग वो बच्चा 90% स्कोर कर पाता है। अगर कुछ पेरेंट्स का हो सकता है कि आईआईटी जेई का बैकग्राउंड ना रहा हो, उन्होंने खुद ने उनके घर में अभी तक किसी ने तैयारी ना करी हो, तो ऐसे पेरेंट्स को मैं कुछ स्टेटिस्टिक्स बताना चाहूँगा कि आईआईटी जेई, अगर आप 40% पे मार्क्स ले आते हैं आईआईटी के एग्ज़ाम में तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। और ये सिलेक्शन कितने बच्चों में से होता है, इस चीज़ को जानिए। लगभग 10 लाख स्टूडेंट्स आईआईटी के एग्ज़ाम में बैठते हैं हर साल, 10 से 12 लाख स्टूडेंट्स। और इन 10 से 12 लाख में जिनको आईआईटी के स्कूल्स में, आईआईटी के कॉलेजेस में एडमिशन मिल पाता है, उनकी संख्या लगभग 12,000 स्टूडेंट्स होती है। तो अगर आपको 12 लाख स्टूडेंट्स में 12,000 में स्थान बनाना है तो 12,000 बच्चे की परसेंटेज 40% होती है। तो ये इतने लो स्कोरिंग पेपर्स होते हैं, और ये इस चीज़ को बताने के लिए पर्याप्त होता है कि इसकी तैयारी भी अलग तरीके से की जाती है। और आप, ये इतना मुश्किल चीज़ है ये तैयारी, कि इसके लिए आप टाइम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि मैं 2 महीने के बाद तैयारी शुरू करूंगा, मैं 3 महीने के बाद तैयारी शुरू करूंगा, जब सारी चीज़ें स्टेडी स्टेट में आ जाएंगी, चाहे वो कोविड से रिलेटेड हो या हमारी कोई पर्सनल इश्यूज हो। हमें काफ़ी अर्ली डिसीजन लेना होता है, क्योंकि इसका जो सिलेबस भी होता है बहुत वास्ट होता है। 2 साल का सिलेबस आता है 11th क्लास का, 12th क्लास का, और जो स्कूल का सिलेबस प्रिस्क्राइब्ड होता है सीबीएसई द्वारा, उससे काफ़ी ज़्यादा डेप्थ होती है इन आईआईटी जेई के सिलेबस की। तो जब सारी चीज़ें स्टडी स्टेट में होती हैं, लेट्स से वी यूज टू बिगिन फ्रॉम 1 एवरी ईयर, तो 11th क्लास का बच्चा पहले अप्रैल से अपनी तैयारी करना स्टार्ट कर देता है, और फिर 2 साल के बाद आईआईटी जेई का एग्ज़ाम देता है। तो बीइंग टीचर्स हमें उसमें भी दिक्कत आती है कि कैसे इस सिलेबस को हम अपनी क्लास को पावर पैक बना पाएं कि बच्चे को कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें दे पाएं। तो ये इस चीज़ को समझाने के लिए है कि जिस तरीके से अभी तक हम 10th तक तैयारी करते आ रहे थे, उस तरीके में हमें काफ़ी परिवर्तन लाना होता है 11th 12th की तैयारी करने के लिए। एंड दैट्स वेयर वी हेल्प यू। तो हमारे यहाँ हम लोग एक पूरी एकेडमिक प्लानिंग बनाते हैं पूरे 2 साल की, कि स्टूडेंट इस तारीख से अगर कोई कोर्स स्टार्ट होता है तो उसको इस तारीख तक इतने लेक्चर्स में ये वाला चैप्टर फिनिश कर दिया जाएगा, फिर उसका एग्ज़ाम लिया जाएगा। भूलना भी एक प्रक्रिया होती है कि जब तक बच्चा चौथा चैप्टर पढ़ रहा है, वो पहला चैप्टर भूलने लग जाता है, दूसरा चैप्टर भूलने लग जाता है, क्योंकि 2 साल का वास्ट सिलेबस वो भी डेप्थ के साथ आता है। तो ये एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया होती है। तो हम अपने करिकुलम में इस चीज़ का भी काफ़ी ख्याल रखते हैं कि बच्चों को किस तरीके से पहला, दूसरा, तीसरा चैप्टर रिवाइज कराते रहें, कॉन्स्टेंटली मोटिवेट करके, एग्जाम्स में पूछ कर, डीपीपी के माध्यम से, और बहुत सारी चीज़ें हम, हमारे पास टूल्स हैं जिसके तहत हम ये करते हैं। अब ये चीज़ भी समझना है कि जो अभी कोविड की सिचुएशन बनी हुई है, उसके कारण ऑफलाइन क्लासेस अभी स्टार्ट नहीं हुई हैं। तो क्योंकि एज आई सेड कि हम हमेशा हर साल पाते हैं कि हमें काश और समय मिल जाए, 2 साल से ज़्यादा समय मिल जाए बच्चों को प्रिपेयर करने के लिए। और यहाँ तो अभी उल्टी सिचुएशन है कि कोचिंग स्टार्ट नहीं हो पाई है, तो बच्चों का समय ना जाए। क्योंकि अगर हम लेट कोचिंग स्टार्ट करते हैं
ठीक है। तो होता यह है कि बच्चों का जो पर डे हम होमवर्क देते हैं, समय तो उतना ही है एग्जाम के लिए, तो सिलेबस भी उतना ही है। अब समय जब समय कम हो गया, सिलेबस तो उतना ही है, तो पर डे जो बच्चे के ऊपर लोड आता है होमवर्क का, वो जाहिर सी बात है बढ़ जाता है अगर वो लेट स्टार्ट करता है। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए हमने अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अभी स्टार्ट किया है 10 से 11 मूविंग स्टूडेंट्स के लिए। तो इसके अंदर हम बिल्कुल उसी मेथोडोलॉजी से पढ़ा रहे हैं जिस मेथोडोलॉजी से हम कोटा में पढ़ाते हैं। दैट इज, हम थियोरी क्लासेस लेंगे, उसके अंदर आपको रेगुलरली होमवर्क देंगे, लेक्चर बेस्ड होमवर्क देंगे। दैट इज, हमने एक या दो लेक्चर में जो पढ़ाया है उसके संबंधित जो भी क्वेश्चंस हैं हम अपने मटेरियल से आपको प्रिस्क्राइब करेंगे कि आप ये करें, फिर सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में वो हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चा एक डिसिप्लिन वे में डेली शेड्यूल में आ जाता है और वो अपना समय इस वक्त खराब नहीं करेगा। रेगुलर टेस्टिंग भी होगी हमारी, है ना। हम विभिन्न प्रकार के टेस्ट लेते हैं जिससे बच्चा डेप्थ फुल चेकिंग भी होते रहे, उसकी कोई चैप्टर पढ़ा है तो इन डेप्थ चेकिंग भी होती रहे। हमारे क्यूमुलेटिव टेस्ट भी होते रहेंगे जिसमें हम बच्चे को ब्रेथ वाइज चेक भी करते रहेंगे कि 5 चैप्टर्स हो गए तो पांचों चैप्टर्स क्या आ रहे हैं। हम टेस्ट विभिन्न प्रकार के लेते हैं, बोर्ड के टेस्ट भी लेंगे बच्चे को बोर्ड प्रिपेयर करने के लिए, एडवांस के टेस्ट भी लेते हैं, मेंस के टेस्ट भी लेते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हम एंड टू एंड डिजिटल सोल्यूशन भी देंगे। और अगर बच्चा ऑप्ट करता है ऑफलाइन के लिए तो उसके बाद ऑफलाइन कोचिंग में ये चीज़ कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है। तो आप लोग आश्वस्त रहें इस चीज़ के लिए और अपना डिसीजन तुरंत लेकर वील बी हैप्पी टू सर्व यू। थैंक यू। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ चांदीप सिंगल। मैं आप लोगों को जैसा एजीएल सर ने बताया उसके अलावा थोड़ी और चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले जो पेरेंट्स का क्या रोल है तैयारी के टाइम पर, स्टूडेंट्स का क्या रोल है और एक इंस्टीट्यूट की तरफ से क्या रोल चलता है। तो अगर हम लोग आपको बताना चाहें तो सबसे पहली चीज़ तो ये समझिए आप कि बहुत सारे एप्रीहेंशंस होते हैं जब भी कोई तैयारी करने के लिए शुरुआत करता है, जिसमें बहुत सारे कॉमन डाउट्स क्या हैं। जैसे सबसे पहला है कि मीडियम अगर मेरा हिंदी है, इंग्लिश है या मैं स्टेट लैंग्वेज में पढ़ा हूँ तो किस तरीके से तैयारी कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। अभी तक अगर मेरे बच्चे की परसेंटेज इतनी आ रही थी तो मैं तैयारी कर सकता है वो या नहीं कर सकता है। तो ये सारे अप्रीहेंशंस की कंपटीशन और बोर्ड्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है, तो आप सब लोग इस बात को समझ लीजिए अच्छे तरीके से कि आपके बच्चा अगर या आप खुद एक स्टूडेंट हैं तो ये समझिए इस बात को कि आपका बोर्ड कोई भी हो, आपकी लैंग्वेज कोई भी रही हो, आपने परसेंटेज आपके कितने भी आ रहे हों, लेकिन अगर आप आज एक सिस्टमेटिक प्लानिंग के साथ पढ़ाई करना शुरू करते हैं तो आपके 2 साल बाद, अगर आप 10th से पास होके 11th में आ रहे हैं तो 2 साल बाद आपका किसी भी लेवल तक कोई भी रैंक आने की पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी है। तो किसी भी तरीके का ये कंफ्यूजन ना रखें आप कि अगर मेरा बच्चा अभी तक उसकी परसेंटेज इतनी आ रही थी तो वो आईआईटी के लायक नहीं है, उसका बोर्ड सीबीएसई नहीं था या सीबीएसई है तो उसके होने के चांसेस ज़्यादा हैं, अगर वो सीबीएसई में अगर वो नहीं है तो उसके चांसेस कम है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके पास इनफ टाइम है। दुनिया में ऐसा कोई एग्जाम नहीं बना जिसकी आप 2 साल तक एकदम बढ़िया तरीके से और बहुत खुश होकर पढ़ाई करें और आप उसको क्रैक ना कर पाए, और इनफैक्ट क्रैक ना कर पाए नहीं, इनफैक्ट आप उसमें बहुत शानदार रैंक भी ला सकते हैं। तो अब आगे के बारे में मैं आपको बताऊं तो वो क्या है कि कंपटीशन और बोर्ड्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है। बोर्ड्स में सिर्फ ये बताया जाता है कि भाई आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है, इस पर एक शॉर्ट नोट लिख दीजिए। अब बच्चे ने याद कर रखा है तो, नकल करी है तो, और बच्चे ने बहुत अच्छे से समझ रखा है तो तीनों को अगर उन्होंने लिख दिया आर्किमिडीज प्रिंसिपल तो तीनों को इक्वल मार्क्स मिलेंगे बोर्ड में। इन आईआईटीज दे आर नॉट गोइंग टू आस्क यू व्हाट इज Archimedes principle, write a short note on Archimedes principle, Bernoulli theorem और ली चैटली प्रिंसिपल। वो आपको उसके ऊपर एक बहुत अच्छा सा न्यूमेरिकल दे देंगे। आपने अगर उस कंसेप्ट को अच्छे से समझ रखा है तभी आप उस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। यानी कंसेप्ट को जानना बोर्ड है और कंसेप्ट को अप्लाई करना उसको हम लोग कहते हैं कंपटीशन। तो आप लोगों को ये बात समझनी है कि अभी तक मोस्टली स्कूलिंग में बच्चा जो कंसेप्ट को याद करना सीखता है, बहुत कम बच्चे ही ऐसे हो पाते हैं जिनको कंसेप्ट अप्लाई करना भी डेवलप हो पाता है। तो यहाँ पर जब आप डिजिटल क्लास लेंगे या कोटा जब आप आते हैं तो हम लोग आप लोगों को समर्थ बनाते हैं कि आप कंसेप्ट को तो जानिए ही, साथ में उसको अप्लाई करना भी सीखें। आपको प्रैक्टिसेस कराई जाती हैं स्टेप वाइज, तो आप ये जान पाते हैं
कि कंसेप्ट का एप्लीकेशन क्या होता है और उसको अप्लाई करते समय क्या कमियां होती हैं। दूसरी चीज, पेरेंट्स का इन सब चीजों में क्या रोल है। जैसे अभी तो है क्या, बच्चा आपके पास बैठा हुआ है, बच्चे को आपने सपोज डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एनरोल भी करा दिया। यहाँ पर जैसा एजीएल सर ने बताया, हमारा जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है बाकी डिजिटल प्लेटफॉर्म के कंपैरिजन में, कि हम लोगों ने एग्जैक्टली मिरर बनाया है, एग्जैक्टली मिरर बनाया है, मिरर इमेज किस चीज की, हमारे ऑफलाइन कोचिंग की। तो एक तरीके से हम इसको कोटा मॉडल 2.0 बोल सकते हैं, जो कि यहाँ पर जो सारे बच्चे आने में समर्थ भी नहीं हो पाते थे, आज वो अपने घर पे बैठ के वो सारे उन सब चीजों के फायदा उठा सकते हैं जो कि वो कोटा आके फायदा जिनको मिलता था। तो यहाँ पर आपको क्या मिलता है, आपको एग्जैक्टली चैप्टर्स पढ़ाए गए, आपको उसका होमवर्क मिला और उसका डिस्कशन भी हुआ। तो बच्चे को तो ये ध्यान रखना है कि मैं पढ़ाई कैसे करूं। पेरेंट्स का क्या रोल है इसमें, पेरेंट इसमें बच्चे को पूरा मोटिवेटेड रखें। कई बार बच्चे थोड़ा सा किसी दिन कम पढ़े तो उनको थोड़ा सा बता दिया, थोड़ा सा मोटिवेट किया, किसी दिन ज्यादा पढ़े स्टूडेंट तो उसको थोड़ा सा मोटिवेट और पॉजिटिव वे में कर दिया। तो बहुत ज्यादा बच्चे के ऊपर प्रेशर नहीं बनाना, बच्चे को बस आप ये इंश्योर करें कि वो टाइमली वीडियोस को देखते रहें, अपने नोट्स को प्रॉपरली बनाते रहें और सारे नोट्स को रिवाइज करते रहें प्रॉपरली, क्योंकि रिवीजन सबसे बड़ा टूल होता है। आपको चीजें समझ में आ गई, आपने जब पढ़ी आपको सब चीज क्लियर हो गई एकदम, लेकिन अगर आपने 2-3 दिन उसको रिवाइज नहीं किया ना तो आप भूल जाएंगे उसको। तो पेरेंट्स को बस ये इंश्योर करना है कि बच्चे एकदम खुश होकर पढ़ाई करें, उन पर किसी तरीके का एक्स्ट्रा बर्डन ना हो, वो नोट्स प्रॉपरली बनाते रहें और उसको बहुत अच्छे से रिवाइज भी करते रहें। और बस यही, और ये मोटिवेशन बना रहे। कई बार होता है कि शुरुआत में बच्चा क्या एकदम से एक्सपेक्टेशन होती है, पहले दिन तो वो 8 घंटे पढ़ लेते हैं, दूसरे दिन भी 8 घंटे, फिर धीरे धीरे उनका मोटिवेशन कम होता रहता है। तो इस पूरे 2 साल में हमको ये बात करनी है कि रोज 8 घंटे ना सही, लेकिन रोज 6-7 घंटे का हमारा एवरेज आ जाना चाहिए, ताकि हम उसकी आउटपुट जितना ज्यादा से ज्यादा दे पाए। जितना ज्यादा से ज्यादा हम अपना आउटपुट देंगे, जितनी हम मेहनत करेंगे, जितना हम खुश होके पढ़ेंगे, आपका रिजल्ट भी उतना ही पॉजिटिव आएगा। तो ये 3 टियर सिस्टम है। इंस्टीट्यूट की तरफ से आपको पूरा असिस्टेंस मिलेगा, दूसरा असिस्टेंट स्टूडेंट की तरफ से है, तीसरा असिस्टेंस पेरेंट की तरफ से है। जब ये हम तीनों मिलके इसको अच्छे से काम करेंगे तभी उसमें से हमको मैक्सिमम आउटपुट हम लोग निकाल सकते हैं। लेकिन जितने भी बच्चे अगर इस वीडियो को देख रहे हैं वो याद रखिए, सबसे इंपॉर्टेंट टियर स्टूडेंट साइड होता है, बाकी सारे फैक्टर्स 10-20% होते हैं। बाकी मोस्ट इंपॉर्टेंट ईयर जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो स्टूडेंट साइड से होता है। तो जैसा कि मेरे दोनों दोस्तों ने आपको बताया कि किस तरह से हम लोग किस प्रोसेस में काम करते हैं और क्या आपका रोल है, क्या आपके गार्जियंस का रोल है और क्या हमारा रोल है। आई विल कंटिन्यू विद द सेम थिंग, बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज़ चंद्रशेखर शर्मा और मैं आईआईटी पवाई से ग्रेजुएट हूँ, 2003 पास आउट, एंड आई एम टीचिंग इन कोटा सिटी फॉर लास्ट 16 ईयर्स। So I will bifurcate my discussion in 3-4 parts. First, IIT JEE क्या है, और एक स्टूडेंट को जो 10वीं क्लास में है इस समय, उस 11वीं में जा रहा है 10वीं पास होकर के, उसको इतनी छोटी सी उम्र में आईआईटी जैसे बड़े एग्जाम के बारे में सोचना क्यों चाहिए। मतलब ऐसी क्या खास बात है कि उसको आईआईटी के बारे में वाउच करना चाहिए व्हेन ही और शी इज स्टैंडिंग एट अ वाई पॉइंट। वाई पॉइंट मतलब आप एक ऐसे दोराहे पर हैं जहाँ पर एक रास्ता ऐसा है जो आपको इंजीनियरिंग की तरफ लेकर के जाएगा, दूसरा रास्ता ऐसा है जो आपको डिफरेंट बाकी चीज़ों की तरफ लेकर के जाएगा। इट कैन बी मेडिकल, इट कैन बी कॉमर्स, इट कैन बी एनी अदर स्ट्रीम। इनफैक्ट आपके जो वाई पॉइंट है, देर आर मेनी मेनी स्ट्रीम्स। तो आपको आईआईटी ही क्यों चुनना चाहिए, आपको इंजीनियर बनने के लिए ही क्यों सोचना चाहिए। तो अब जो बच्चे अपने दिमाग में इंजीनियरिंग का एक सपना सजो करके बैठे हैं, या जिनके गार्जियंस ने अपने बच्चों के लिए कुछ सोच रखा है, एंड if they want to become engineer, then IITs are the best institutions in India. इसका कारण ये है कि IITs की एक बहुत पुरानी लेगेसी है। आईआईटी से पास आउट होने वाले बच्चों ने अलग अलग एरियाज में, अलग अलग फील्ड्स में, फील्ड इतने डाइवर्सिफाइड हैं कि मैं उनके नाम लेते लेते थक जाऊंगा, लेकिन फील्ड्स खत्म नहीं होंगे। आप ये यकीन मान सकते हैं कि दुनिया का ऐसा कोई फील्ड नहीं है
जिसमें आईआईटी वाले बच्चों ने, आईआईटीज ने कुछ न कुछ अच्छा काम नहीं किया हो, चाहे वो एंटरप्रेन्योरशिप हो, चाहे वो कोई रिसर्च ओरिएंटेड चीज हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, कोई सा भी, इवन मेडिसिन्स हो। मेडिसिन्स में भी आईआईटीज ने जाकर के अपने जो टेक्नोलॉजिकल स्किल्स हैं उनको यूटिलाइज करके इस पूरे समाज के लिए, पूरी दुनिया के लिए बहुत सारी चीजें दी है। वेदर इट इज डेटा एनालिसिस ऑफ ऑनगोइंग थिंग्स, डिजीजेस के ऊपर डेटा एनालिसिस हो, या डिजीज को कंट्रोल करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स बनते हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग हो, मतलब हर फील्ड में जो है आईआईटीएस ने कहीं ना कहीं अपना एक सिक्का जमाया है। और इस सब का कारण है वहाँ की जो बेहतरीन एजुकेशन क्वालिटी है, जो वहाँ का बेहतरीन एकेडमिक सिस्टम है, वो है। एक बार किसी इंटरव्यू में श्री नारायण मूर्ति जी ने कहा था कि आप हार्वर्ड, प्रिंसटन और स्टैनफोर्ड को एक साथ रखें और आपको आइडिया लगेगा कि आईआईटीज किस लेवल के इंस्टीट्यूशंस हैं। तो इस तरह के स्टेटमेंट्स हम लोग कई बार देखते हैं। तो आईआईटीज ऐसा नहीं है कि केवल बड़े बड़े पैकेज के लिए ही इंस्टीट्यूशंस माने जाते हैं। आईआईटीज माने जाते हैं एक बच्चे का ओवरऑल डेवलप करने के लिए, ओवरऑल उसका डेवलपमेंट करने के लिए इंस्टीट्यूशंस होते हैं। तो एक बच्चा जो इंजीनियरिंग करना चाहता है भारत में, यदि अंडर ग्रेजुएट लेवल पर कोई स्कूल में देख पाता हूँ, कोई इंस्टीट्यूशन में देख पाता हूँ, तो आईआईटीज उसके लिए बेस्ट होते हैं। दिस इज वन थिंग। दूसरी चीज ये है कि आईआईटीज एग्जाम डिफिकल्ट क्यों होते हैं? तो मैं बोलूंगा इट इज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल, इट इज डिफरेंट। जैसा कि अभी एजीएल सर और सीडीएस सर ने आपको बताया, अभी एजीएल सर ने आपको एक बहुत अच्छी बात बताई कि आईआईटीज का जो 12वां बच्चा होता है, 12,000 बच्चा, 40% पे वो सेलेक्ट हो जाता है। क्योंकि वहां पर जो पेपर्स होते हैं उसका लेवल ही उतना होता है कि 40% लाना उसमें अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक तो क्या है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। 10 से 12 लाख बच्चे जेई मेन एग्जाम में अटेम्प्ट करते हैं, फिर उसमें से 1.5 लाख बच्चे सेलेक्ट होते हैं, फिर वो आईआईटी एडवांस एग्जाम देते हैं। और फिर उसमें से भी वो जो पुरानी 6 आईआईटीज होती है, हर किसी की इच्छा होती है कि उन 6 आईआईटीज में जाएं। हालांकि बहुत सारी नई आईआईटीज बहुत अच्छा कर रही हैं और वो बहुत जल्दी पुराने आईआईटीज के जैसे जॉब सीन्स क्रिएट करेंगी, पुराने आईआईटीज के जैसे वो स्कॉलरशिप के चांसेस क्रिएट करेंगी। सो ऐसा नहीं कि नई आईआईटीज जो है वो कहीं से कहीं तक कम है, लेकिन फिर भी एक इच्छा होती है कि देश की वो 4 आईआईटीज, दिल्ली, बॉम्बे, कानपुर और मद्रास, सबसे पहले वो वहां जाना चाहता है हर बंदा। तो वो जितने भी 10 से 12 लाख बच्चे इस देश में आईआईटी की तैयारी करते हैं, और अब तो विदेशों में भी आईआईटी एग्जाम होने लगा है, वो सारे बच्चे जाना चाहते हैं उन 4 आईआईटीज में। तो कंपटीशन इतना ज्यादा है कि उस कंपटीशन के चलते हर कोई तैयारी कर रहा है, और आईआईटी का जो एग्जाम होता है वो एकदम रूट लेवल पे क्वेश्चंस को पूछता है। मतलब बोर्ड की प्रिपरेशन और आईआईटी की प्रिपरेशन में यही अंतर है कि आप यहाँ पर चीजों को अप्लाई करते हैं, कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करते हैं। अभी सीडीएस ने बहुत खूबसूरती से उसको बताया कि कहाँ आपको आर्किमिडीज प्रिंसिपल लिखना है और कहाँ आपको उसको अप्लाई करके एक बहुत प्यारा सा न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। तो ये चीज इसको डिफिकल्ट बनाती है। इतना लंबा चौड़ा जो उसका कंपटीशन देने वालों का संख्या है, उसकी वजह से ये एग्जाम थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। दूसरी चीज ये है कि आईआईटी की जो तैयारी होती है वो जनरली लोग 11th क्लास से शुरू कर देते हैं, और 2 साल का जो ड्यूरेशन होता है वो काफी लंबा ड्यूरेशन होता है। जैसे मैं अपने मटेरियल के बारे में बताऊं, तो जो हमारा रिलायबल का जो स्टडी मटेरियल है वो आईआईटी की तैयारी के हिसाब से पूरी तरह से सूटेबल मटेरियल है। हम लोग बरसों से इस फील्ड में हैं, और हमने इस फील्ड में रहते हुए उस मटेरियल को ईयर बाय ईयर, डे बाय डे, जो भी हमको दिखता गया कि यस बच्चों को अंडरस्टैंडिंग के लिहाज से इस तरह से इस कॉन्सेप्ट को बताना चाहिए, तो हमने उसको धीरे धीरे करके रिफाइन किया। तो हमारे मटेरियल में यदि मैं आपको गिनती बताऊं, तो लगभग लगभग बच्चा यहाँ पर 30 से 40 हजार क्वेश्चन एक साल में सॉल्व करता है। मैं आपको बताता हूँ एक एक करके किस तरह से। जैसे हमारे मटेरियल के 4 इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं। पहला पिलर जो है वो है हमारे लेक्चर नोट्स। तो देखो बच्चों और गार्जियंस, मैं आपको बताता हूँ कि हम किस तरह से एक्सपर्ट बने उन लेक्चर नोट्स में। जो लेक्चर में एक क्लास में डिलीवर करने जाता हूँ, भले ही वो 90 मिनट्स का लेक्चर होता है, लेकिन उस लेक्चर के लिए मेरा जो पिछले 16 साल का अनुभव है कोटा कोचिंग सिटी में रहते हुए और यहाँ पर बच्चों को पढ़ाते हुए, वो पूरा जो अनुभव है उसके रिफाइनमेंट, एवरी ईयर आई रिफाइंड माई सेल्फ, एंड अलोंग विद दैट वी ऑलवेज हैव सराउंडिंग। और हम जैसे किसी भी इंस्टीट्यूट में होते हैं तो हमारे पास
50 की संख्या में आसपास अपने डिपार्टमेंट के टीचर्स होते हैं, कई सारी चीजें हम उनसे सीखते हैं। और मैं आपको बताऊं, सच बात तो यह है कि टीचर को टीचर बनाता है उसका विद्यार्थी। जो हम लोग कोटा कोचिंग सिस्टम के टीचर्स हैं, रिलायबल के जो टीचर्स हैं, जिनका अनुभव, सभी का अनुभव यदि आप औसत निकालें तो हमारे इंस्टीट्यूट में कोई टीचर का अनुभव ऐसा नहीं होगा जिसका औसत जो है 12 साल से कम आता हो। तो पिछले इतने वर्षों में हमने अपने बच्चों से, अपने दोस्तों से, और मैं खुद जैसे आईआईटी की तैयारी करी तो मैंने उस तैयारी के दौरान तो मैंने उन चीजों को रिफाइन करते 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 आज जो मैं 90 मिनट्स का लेक्चर डिलीवर करता हूँ, वो भले 90 मिनट का होता है, लेकिन हो सकता है उसमें मेरी 200 घंटों की, 600 घंटों की, 400 घंटों की, 1000 घंटे की मेहनत छुपी हो, मेरी, मेरे स्टूडेंट्स की और मेरे दोस्तों की। तो वो जो 90 मिनट्स का लेक्चर हम डिलीवर करते हैं, वो सबसे बेस्ट चीज होती है। और उसमें हम लोग कई सारे सॉर्ट एग्जांपल्स लेते हैं। ऑल द एग्जांपल्स आर सेलेक्टेड वेरी इंटेलिजेंटली एंड एवरी एग्जांपल इज प्रिसाइसली सुटेबल फॉर दैट पर्टिकुलर पॉइंट। जो जो चैप्टर की सीक्वेंस होती है, वहां पर एक एग्जांपल आया मान लीजिए, तो अगला एग्जांपल तभी आएगा जब उसकी जरूरत है। तो ऐसे करके हम लगभग लगभग हर सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, लगभग लगभग 4 से 5 हजार शॉर्ट एग्जाम्पल क्लास में करवा देता है पूरे 2 सालों में। 4 से 5 हजार शॉर्ट एग्जाम्पल में हर सब्जेक्ट के बता रहा हूँ। तो आप अगर गिनती करेंगे तो लगभग 15 हजार क्वेश्चन, 12 से 15 हजार क्वेश्चन बच्चा अपने नोट्स में लेकर के घूम रहा होता है। यदि वो उनको भी दोबारा से रिवाइज कर ले तो 5 to 10% मार्क्स तो उसके वैसे ही बढ़ जाते हैं। तो दिस इज वन थिंग। सेकेंड थिंग इज, एज अभी एजेल सर बोल रहे थे, वी हैव डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम शीट्स। तो एजेल सर ने उसका नाम नहीं लिया था, मैं उसका नाम लेकर के बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आईआईटी की तैयारी है, आपने आज से तैयारी स्टार्ट करी और आपको प्रोड्यूस करना है 2022 में, तो आप हाउ यू विल रिटेन, विच इज वेरी, एक कह सकते हो $1 million क्वेश्चन है कि उसको याद कैसे रखेंगे यार। हम तो आज का परसों भूल जाते हैं। अच्छा, परसों नहीं भूला, किसी का मेमोरी बहुत शार्प है तो 10 दिन बाद भूल जाता है। तो हमने रिलायबल में एक टूल डेवलप कर रखा है, वो है डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम शीट। तो आज से 1 महीने बाद, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, मान लीजिए छठे महीने की बात करते हैं, आपका चैप्टर नंबर 10th चल रहा है फिजिक्स का, उस समय आपको एक प्रैक्टिस शीट मिलेगी। प्रैक्टिस शीट आपको कंटिन्यूस मिलेगी, बट आई एम टॉकिंग अबाउट दैट टाइम। उस शीट में जो कि चैप्टर नंबर 10th के समय आपको मिली है, उसमें चैप्टर 3 का भी क्वेश्चन होगा, चैप्टर 5 का भी क्वेश्चन होगा, चैप्टर 9 का भी क्वेश्चन होगा। और वो सारे क्वेश्चंस अचानक से आपके सामने आएंगे, क्योंकि एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम यू आर एक्चुअली इंडल्ज इन चैप्टर नंबर 10th, बट मैंने अचानक चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन आपसे पूछा, डू यू रिमेम्बर इट। आपको दो बातें हो सकती है, या तो आपको याद होगा या नहीं होगा। याद हुआ तो आप वी विल फील कॉन्फिडेंट अबाउट दैट चैप्टर, याद नहीं हुआ तो मैं उसको और अच्छा मानता हूं कि चलो अभी पता चल गया कि हमें क्या याद नहीं था। अगले दिन आपका वो क्लास में डिस्कशन होता है, आप टीचर से क्लास में उस डाउट को पूछ सकते हैं, और वो चैप्टर नंबर 5 का जो क्वेश्चन था जो आपको नहीं आया था, अगले दिन वो आपको आ जाएगा। या आप लेक्चर नोट्स में पीछे जाकर देख सकते हैं, फॉर्मूला चेक कर सकते हैं, देन यू कैन ट्राई। सो एवरी डे यू आर अपियरिंग इन 3 टेस्ट पेपर्स। यदि मैं बात करूं, हमारा जो डीपीपी होता है उसमें 10 से लेकर 20 तक क्वेश्चंस होते हैं, और हर सप्ताह में आपको 3 से 4 डीपीपी पर सब्जेक्ट करने होते हैं। टेक्निकली हर वीक आप जेई मेन के 3 पेपर दे रहे होते हैं, और जेई एडवांस का एक पूरा पेपर दे रहे होते हो टेक्निकली। वो अपार्ट फ्रॉम अदर पेपर्स जो हम लोग रेगुलर टेस्ट पेपर लेते हैं, उसके अलावा बता रहा हूँ कि टेक्निकली आप इतने पेपर्स दे रहे होते हो, और उसमें ड्यूरेशन लिखी होती है, टाइम लिखा होता है, उसमें मार्क्स लिखे होते हैं, आप अपना सेल्फ असेसमेंट कर सकते हो। तो जो डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम शीट्स होती है, वो हमारे कोटा के कोचिंग सिस्टम की आत्मा मानी जाती है। वो आपको डे बाय डे इस तरह से डेवलप कर देती है कि आपको पता ही नहीं चलता कि कब आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो 0 से लेकर के 10 वाले लेवल तक डेवलप हो गए। So that is one of the most important pillar in our academic curriculum, and this entire Kota coaching pedagogy। तो जो ये पूरा सिस्टम है उसका दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पिलर था वो ये था। तीसरा इंपॉर्टेंट पिलर है बच्चों, वो है हमारी शीट्स। जिस बच्चे ने हमारे यहाँ पे एनरोल किया है और उसने हमारी जो शीट्स हैं, जो हमारे स्टडी मटेरियल है, वो हम उसको देते हैं टाइम टू टाइम, उस शीट्स के बाद उसको कोई नई बुक खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ती, बिकॉज उसमें सारी चीजें कवर्ड है। उसके आगे वाले हिस्से में थ्योरी होती है, देन वी हैव एक्सरसाइज 1
which have section wise questions. All these questions are especially dedicated for fundamental understanding, जिससे आप इवन बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, आप जेई मेन की तैयारी कर सकते हैं, जेई मेन जैसे कई एग्जाम्स जो होते हैं उनकी तैयारी कर सकते हैं। जो एक्सरसाइज 2 होती है स्पेशली डेडिकेटेड होती है जेई एडवांस को, उसमें भी अलग अलग सेक्शंस होते हैं। जेई एडवांस एक अपने आप में इनोवेटिव एग्जाम होता है। मैं व्हेन आई वाज स्टार्टिंग स्पीकिंग, तो मैंने बोला था कि हाउ जेई एग्जाम, व्हाई जेई एग्जाम इज डिफिकल्ट। तो मैंने कहा था डिफिकल्ट नहीं, डिफरेंट है। तो एक कारण तो ये है बच्चों कि वो बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं। दूसरा कारण अब बता रहा हूँ, जेई एग्जाम जो है टाइम टू टाइम अपने पैटर्न में चेंज करता रहता है। बहुत इनोवेटिव पैटर्न होते हैं। मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन में पार्शियल मार्किंग कर दी, कभी उन्होंने मैच द कॉलम बनाए तो 3 कॉलम की मैचिंग करवा दी, तो कभी उन्होंने कॉम्प्रहेंशन दिए तो उसमें मल्टीपल करेक्ट ऑप्शंस दे दिए। तो दे आर ऑलवेज इनोवेटिव। वो जितने भी टाइप के इनोवेटिव क्वेश्चंस बनाते हैं उन सब की प्रैक्टिस हम आपको एक्सरसाइज 2 में देते हैं। देन कम्स एक्सरसाइज 3। एक्सरसाइज 3 में पिछले 10 सालों के आईआईटी एडवांस के क्वेश्चंस होते हैं, पिछले 5 से 10 सालों के जेई मेंस के क्वेश्चंस होते हैं। उससे आपको अंदाजा लगता है कि आपका जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है इस पर्टिकुलर चैप्टर का, वो किस जगह पे लाई करता है। उसके बाद भी क्या होता है, हालांकि 1 2 3 एक्सरसाइज जो है सफिशिएंट है आईआईटी एडवांस में कोई सी भी रैंक लाने के लिए, उसके बावजूद भी कुछ बच्चे होते हैं जो जल्दी अपना काम कंप्लीट कर लेते हैं। तो उनके लिए लास्ट में एक और एक्सरसाइज होती है, हाई लेवल प्रॉब्लम्स उसके अंदर होती है, एडवांस लेवल प्रॉब्लम्स। वो उन बच्चों को करनी होती है जो जल्दी अपना काम कर लेते हैं। यदि किसी बच्चे ने एक्सरसाइज 1 2 3 ही कर ली ना तो भी सफिशिएंट है। हो सकता है आप वो हाई लेवल प्रॉब्लम्स को बाद के रिवीजन के लिए छोड़ दें। यदि आप कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। उन प्रॉब्लम्स को हम अलग से डाउट क्लास में डिस्कस करते हैं। वो रेगुलर करिकुलम का पार्ट नहीं होता, एक्स्ट्रा वर्क होता है। एक तरह से आप कह सकते हो कि मैं अगर आगे बढ़ बढ़ के काम कर रहा हूं तो मेरे लिए और एक्स्ट्रा वर्क मिलेगा। इसके अलावा भी अगर किसी बच्चे को या किसी पर्टिकुलर बैच में जो कि बहुत आगे चल रहा होता है, थोड़ा सा तेज होता है, थोड़ा सा जिनके एवरेज परसेंटेज बहुत अच्छे होते हैं और हम लोगों को लगता है कि सेटिस्फैक्ट्री है, तो हम उनको कुछ बुक्स भी सजेस्ट करते हैं। तो वो सारा जो चीजें हैं ना, वो सारी की सारी कंपाइल होकर के एक पूरा सोल्यूशन बनता है। लास्ट चीज जो है वो है हमारी टेस्टिंग। हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टेस्ट लेते हैं, उन टेस्ट का माइक्रो मैक्रो एनालिसिस आपको बताते हैं। चाहे वो मेन पैटर्न टेस्ट हो, चाहे एडवांस पैटर्न टेस्ट हो, चाहे वो बोर्ड का टेस्ट हो, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलती है। अभी जैसा कि मैं आपको बता रहा था अपने मटेरियल के बारे में, तो उसमें एक कंपोनेंट मैंने अभी बोला नहीं है। कुछ गार्जियन सोच रहे होंगे कि यदि आप इतना सारा एग्जॉस्टिव पढ़ाते हो और जैसा कि मेरे काबिल दोस्त सीडीएस सर अभी बता रहे थे कि बच्चों को 6 से 7 घंटे का होमवर्क करना होगा, तो भाई वो बोर्ड की तैयारी कैसे करेगा। तो मैं आपको बता दूं, हमारा जो कैरिकुलम है वो इस तरह से डिजाइंड है कि बच्चे का जो 12th की पढ़ाई है, पहली बात तो क्लास में साथ साथ हो जाती है। जैसे मान लीजिए 11th एग्जाम देगा वो स्कूल में, तो उसका स्कूल लेवल के एग्जाम की प्रिपरेशन, हमारी नोट्स इतने एग्जॉस्टिव होते हैं कि 0 से लेकर 100 तक के हर लेवल का एग्जाम बच्चा दे सकता है। जब बच्चा 12th में आता है तो भी क्लासरूम टीचिंग से ही वो सारी चीजें सॉर्ट आउट हो जाती है। उसके बावजूद हम लोग 12th वाले बच्चे को 2 से 3 बार बोर्ड स्पेसिफिक क्लासेस अटेंड करने का मौका देते हैं। तो जो बच्चा हमारे यहाँ एनरोल होता है रिलायबल में, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट, ऐसा नहीं है कि उसको आईआईटी की तैयारी हमारे यहाँ करनी है, बोर्ड की कहीं XYZ जगह जाके करनी है, नथिंग। हम लोग बोर्ड का पूरा सोल्यूशन, एंड टू एंड सोल्यूशन जिसको कहते हैं, कि आपकी स्टार्टिंग यहाँ पे हुई, आपने अपनी एजुकेशन जो आईआईटी की तैयारी है उसका एंड यहाँ पे किया, वो आपको रिलायबल में मिलता है। बोर्ड की तैयारी हो, जेई मेन की तैयारी हो, जेई एडवांस की तैयारी हो, जब आप जेई मेंस प्लस एडवांस का कोर्स ज्वाइन करते हैं, जेए कोर्स जिसको हम लोग बोलते हैं, RJA कोर्स, जब उसको आप ज्वाइन करते हैं तो वहां पर आपको ये सारे सॉल्यूशंस मिलते हैं। तो ये हमारे मटेरियल की स्ट्रेंथ थी, हमारी फैकल्टी टीम की स्ट्रेंथ। जैसे मैंने आपको बताया कि एवरेज एक्सपीरियंस 12 साल से ज़्यादा है सभी का, और हम सबका जो अनुभव है, ये सब मिलकर के वो जो डिफरेंट एग्जाम है उस एग्जाम को आपके लिए आसान बनाते हैं। एक बात और मैं अपनी बात खत्म करने से पहले बोलना चाहता हूँ, हम लोग जब तक ये लॉकडाउन जारी रहेगा तब तक आपको ऑनलाइन सॉल्यूशन में पढ़ाएंगे। जैसे ही लॉकडाउन खत्म होता है हम लोग प्रेफर करेंगे
कि हम लोग अपनी पढ़ाई जो है वो ऑफलाइन मोड में जारी रखें, क्योंकि जो इफेक्टिविटी हमारी क्लासरूम कोचिंग में रहती है वो प्रूवन इफेक्टिविटी है, प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है हमारे रिजल्ट्स का। तो यदि हम उसी तरह के रिजल्ट पे जाना चाहते हैं तो वी विल प्रेफर कि हम लोग ऑफलाइन मोड में जाएं, ऑफलाइन मोड में हम लोग पढ़ाई करें और जल्दी से जल्दी हम लोग एक दूसरे को फेस टू फेस देख पाएं। So with this, I would like to stop here and I would like to thank everyone for listening us very carefully. आप जो गार्जियंस हैं उन गार्जियंस को मैं बताना चाहूँगा कि ये बच्चों का एक बहुत इंपॉर्टेंट जंक्शन होता है। इस समय आपको बहुत सोच समझ करके निर्णय लेना होता है। ये जो फेज होता है जब बच्चा 10 to 11 पे जाता है तो बहुत बड़ा चेंज ओवर होता है। उसके एजुकेशन, उसके अंडरस्टैंडिंग लेवल में एकदम से उससे एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती है। तो हम आपको और हमको मिलकर के इस नन्हे से बच्चे को कैसे आईआईटी के दरवाजे पर पहुंचाना है वो मिलकर के प्लान करना होता है। तो आपका एक बहुत बड़ा रोल है, आपको बच्चे को लगातार मोटिवेटेड रखना है। मैं इस 2 साल की जो तैयारी है आईआईटी एडवांस की, हमेशा इस तैयारी को एक वीडियो गेम से कंपेयर करता हूँ। मारियो मारियो में क्या होता है कि जो वो कैरेक्टर होता है वो आगे बढ़ता है, हमारा बच्चा भी आईआईटी की तैयारी करने में ऐसे आगे बढ़ता है। बच्चा जैसे आगे बढ़ता है उसको चैलेंज मिलता है और अचानक से एक टेस्ट पेपर होता है, मार्क्स कम आ जाते हैं, बच्चा थोड़ा डिप्रेशन में चला जाता है, थोड़ा सा साइकोलॉजिकली वीक हो जाता है। हमारे मारियो के सामने भी इस तरह से फायर बॉल्स आती है, एक फायर बॉल उसको टच करती है, उस मारियो छोटा सा हो जाता है। एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम बच्चे को चाहिए होता है उसका टीचर, बच्चे को चाहिए होता है उसके गार्जियंस आसपास। आपका और हमारा रोल, जैसा कि सीडीएस सर बता रहे थे, 10 से 20% है, 80% उसका है, लेकिन हमको उसको मोटिवेटेड रखना होता है। तो ये जो मारियो है हमारा, ये बीच बीच में छोटा होगा, बीच बीच में इसका एनर्जी लेवल डाउन होगा, बट वी हैव टू कीप हिम मोटिवेटेड। ठीक है, विद दिस आई विल क्लोज, थैंक यू वेरी मच।